गणित की कई शाखाएं हैं जिसमें बीजगणित जो है वो काफ़ी कठिन होता है। अक्सर बीजगणित समझने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिससे बच्चे गणित में काफ़ी घबराते हैं। गणित का उच्चतर क्लास में जिसकी सबसे अधिक जरूरत होती है वो है बीजगणित यानी अलजेब्रा। तो बीजगणित के कॉन्सेप्ट को यदि अच्छे तरीके से समझा जाए तो फिर गणित बहुत ही आसान हो जाता है। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं बीजगणित को बिल्कुल सरलतम रूप में प्रस्तुत करने के लिए। आप यदि ध्यान से देखेंगे, इसकी बारीकी को समझेंगे तो फिर ये बीजगणित आपको बहुत ही आसान लगेगा। और बीजगणित यदि आसान हुआ तो फिर मैथमेटिक्स में काफ़ी मजा आने वाला है। चलिए, समय ज़्यादा नहीं व्यतीत करते हैं, उससे व्यर्थ करना हम बेकार है। हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं और अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अलजेब्रा यानी बीजगणित का मतलब होता है जो हम संख्याएं पढ़ते हैं, जो हम लोग लेटर्स पढ़ते हैं अंग्रेजी अक्षरों के, जैसे ए बी सी डी वगैरह, तो उनका इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया जाता है। इसमें बीजगणित में जो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उस अक्षर का मतलब होता है कि हम किसी भी संख्या को मानते हैं। जैसे एक अनिश्चितता बनी रहती है, बहुत सारे कैलकुलेशन में ये अनिश्चितता है कि वो संख्या कौन सी ली जाए। जैसे किसी स्टेडियम में कितने दर्शक हैं, हम लोग बता सकते हैं लगभग 10,000, 20,000, 5,000, जो भी हो। आकाश में कितने तारे हैं एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है। किसी भीड़ में कितने लोग हैं नहीं बताया जा सकता है। शादी ब्याह में कितने लोग आएंगे एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है। तो ऐसे चीज़ों को जिसमें पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता, उसके लिए हम अलजेब्रा की किसी टर्म को मान लेते हैं। उसमें ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, ज़्यादातर एक्स माना जाता है कि एक्स मतलब वो हो गया कि वो संख्या जिसके बारे में हमें पता नहीं है या उसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स ऐसा माना जाता है। तो एक्स वही जो संख्या होती है ए बी सी, ये सब संख्याएं हो गई बीजगणितीय जो राशियां होती हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी तरह एक्स वाई जेड, मतलब ये सब अनिश्चित संख्या है कि इसका मान क्या होता है। हम उस अनिश्चितता की स्थिति में ही इन सबको कैलकुलेशन करते हैं। ये वाला कैसे आता है, अलजेब्रा को और विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इस संख्याओं में जो हम अनिश्चित संख्या मानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, इन सब में जोड़ घटाव कैसे किया जाता है। इसको बहुत से अच्छे तरीके से समझना जरूरी है कि हम ए बी सी डी वगैरह को जोड़ेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, ये वाला हम पहले योग निकालते हैं कि इन सब का योग कैसे निकाला जाता है। अब जैसे इस तरह का है a प्लस ए, तो ए यानी ये हो गया, दो टू है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 2a। अब इसी तरह b प्लस बी यानी 2b, c प्लस सी, तीन टू सी है तो ये 3c कर देते हैं। इस तरह से इसका योग होता है। जैसे अब यहाँ पे आ जाए ये वाला a प्लस बी प्लस बी, यहाँ पे देख रहे हैं a 2 है, 2a, और यहाँ b 2 है तो ये हो गया 2b, ये हो गया 2a प्लस 2b। अब इसी तरह की और संख्याएं लेते हैं। इतनी आ गई। अब इसमें देखते हैं कि एक जैसे नंबर्स कौन कौन से हैं। जहाँ a है, a कितना है, 2 ठो a है, इसको पास कर लेते हैं। b 2 है, इसको पास कर लेते हैं। c 2 ठो है, इसको पास कर लेते हैं। और d अकेला है। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2a आ गया है, 2b आ गया है, 2c आ गया है और एक d है। ये इसका योगफल है। ये आगे योग नहीं हो सकता है, यही इसका योग बन जाता है। यही हम लोग उत्तर करेंगे। तो अब इसमें इस तरह के कैलकुलेशन में, गणना में जो शब्द यूज किया जाता है वो होता है सजातीय पद और विजातीय पद। मतलब एक जैसे लगने वाले टर्म जो होते हैं और एक जैसे नहीं लगने वाले टर्म होते हैं, उन सबको अलग करके योग किया जाता है। जैसे हम
अब यहाँ पे इस सबको मिटाकर फिर से कुछ नए टर्म्स लेते हैं तो अच्छा से पता चल पाएगा। जैसे एक्सरसाइज के तौर पर हम लेते हैं, ये इसको जोड़ना है। अब इसको फटाक से आप जोड़ के दिखाइए कितना हो रहा है। अब इन सभी अभ्यासों में सबसे पहले आप सजातीय पद यानी ए एक तरफ कर लीजिए, बी एक तरफ कर लीजिए और उनको जोड़िए। इस तरह के किसी भी सवाल में ये बेसिक से बताया जा रहा है, इसको जोड़कर उनको उत्तर पता करना है। इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होने पर जरूर सवाल कीजिए, इसको यदि जरूरत होगी तो और गहराई से बताया जाएगा। कुछ हम इसमें दिखा दे रहे हैं ये कैसे बन रहा है। यहाँ पे 2a है तो आराम से यहाँ पे 2a लिखा जाएगा, 2b है यहाँ पे आराम से 2b लिख सकते हैं, और ये 2c है यहाँ पे 2c। ये आंसर हो गया। और इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना हो तो इस तरह करेंगे कि तीनों में 2 है ना, ये 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर a प्लस b प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं 2 नंबर में, यहाँ पे a लगभग सभी a हैं, जितनी संख्या है सभी a है। तो इसमें ये जो आगे वाला टर्म है आपको पता है, इसको कोएफिशिएंट बोला जाता है यानी गुणांक। इसमें जो आगे की संख्या है वही जोड़ लेते हैं। यहाँ 2a है, 3a है, 5a हुआ, 5 और 2 7 है, 7 और 4 11 है, 11 और 6 17 है, तो यहाँ पे हो गया 17 है, ये आंसर हो गया। इसमें 3 नंबर में देखिए, यहाँ पे a है, एक a, इसको सजा भी सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। काउंट कर लेते हैं, a 1 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, 3a हो गया और फिर यहाँ पे 2 है, तो 3 2 5a हो गया, 5a प्लस देते हैं। अब b कहाँ है, b एक यहाँ पर है, यहाँ पे 3 तो है, 3 और 1 4 भी और तो है नहीं, यहाँ पे 4 भी लिखते हैं। c यहाँ पर 1 तो है और यहाँ पे 3 तो है, ये हो गया 4c, ठीक है। उसी तरह आप 4 नंबर में देखिए, यहाँ पर a यहाँ पर है और यहाँ पर 2a और 3 है, कितना हो गया, ये 5a हो गया, 5a। b केवल यहाँ पर है और यहाँ पर 3b और 1b, ये हो गया 4b। और यहाँ पे c 2c और 3c, 3 2 5c, ये वाला आंसर। बहुत ही सिंपल लग रहा है, केवल हमको जोड़ना है। संख्याएं अलग अलग रखनी है, a को अलग जोड़ेंगे, b को अलग जोड़ेंगे, c को अलग जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 नंबर में देखिए, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 2a है, 4a हो जाएगा। b यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 5 भी हो गया। और c यहाँ पे 3c है और यहाँ पर 1c है, ये हो गया 4c। देखिए ये बिल्कुल सिंपल आंसर आ चुका है। तो इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन शुरुआत होगा जब ये माइनस में शुरू होगा। अब ये सारा योग में चल रहा था तो इसको जोड़ना आसान है, आप समझ लीजिए कि ये सजातीय पद क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं योग में, देखते हैं उसको समझने में उसको कितना समझ पाते हैं। इसको मिटाते हैं, कंटिन्यू में चलाते हैं। जैसे 5 था, अब यहाँ 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में जैसे यहाँ पे कुछ और टर्म लेते हैं, a² प्लस 2a प्लस 3a प्लस 2a² प्लस 2b
प्लस 3c। ठीक है, तो अब इसको जोड़ना, इसको जोड़ने में वही सजातीय पद का ध्यान रखना होगा कि सजातीय पद कौन कौन से हैं। कुछ और हम प्रश्न में ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसको योग करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप सजातीय पद कौन कौन से हैं। जैसे 6 नंबर में देखते हैं, इसमें सजातीय पद है, जैसे ये a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर, ये एक ग्रुप में आया। ठीक है, ये सारा एक ग्रुप में होगा। ये 2a 3a ये सारा एक ग्रुप में होगा, ये दोनों एक ग्रुप में होगा। 2b अलग है, 3c अलग है। तो ये a स्क्वायर 2a के साथ कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसमें a स्क्वायर है और ये केवल a है, ये दोनों जुट नहीं सकता है। हम इसको इसी ग्रुप में ही रखेंगे। इसी तरह सजातीय पद समझना होगा। सजातीय पद समझने से हम लोग जोड़ और घटाव, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम 6 नंबर का देखते हैं कि इसको किस तरह सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये छोटे छोटे जो बारीकियां हैं, इसको समझने से हम गणित को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम जितने भी एक जैसे टर्म हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। ये 3a, यहाँ पे 2b और ये 3c। तो अब ये a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, ये दोनों, एक ठो a स्क्वायर यहाँ पर और दो ठो a स्क्वायर यहाँ पर, ये दोनों जुड़कर 3a स्क्वायर होगा। यहाँ पे 2a और 3a ये दोनों मिलकर 5a होगा। ये 2b अकेला है, इसको इसी तरह उतार देते हैं, और 3c अकेला है, उसको इसी तरह उतार देते हैं। यही हमारा आंसर है। ये वाला आंसर हो गया। इसमें और कुछ जुड़ नहीं सकता, क्योंकि सारे अलग अलग टर्म हैं और जो जो एक जैसे टर्म थे वो हम पहले जुड़ चुके। अब से तरह 7 नंबर पर आइए। इसमें क्या है, पहले सजातीय पद देखते हैं। ये a स्क्वायर b, ये a स्क्वायर b और ये a स्क्वायर b, ये सजातीय पद हुए। ये दोनों एक ग्रुप में आते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में आते हैं, एक लिख देते हैं। अब यहाँ पे a b स्क्वायर और a b स्क्वायर c, क्या ये दोनों एक टर्म होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसमें c लगा हुआ है। यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है ये इसका गुणक हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इसका गुणक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये दोनों आराम से एक दूसरे पद हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें a b स्क्वायर है, इसमें a b स्क्वायर c आ जा रहा है, और वो तो बिल्कुल अलग है c स्क्वायर। तो इसको जोड़ना इस तरह आसान हो जाएगा। हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, इसमें 2a स्क्वायर भी और एक a स्क्वायर भी हो गया, 3a स्क्वायर भी। अब बाकी टर्म जो है वो उसी तरह उतर जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी सजातीय या एक जैसा नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल अलग है। यहाँ पे c स्क्वायर, ये हमारा 7 का आंसर हो गया। अब 8 में देखते हैं। 8 में देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर c है और ये ac स्क्वायर है। दोनों में ac है, पर यहाँ पर a पे स्क्वायर है, इसमें c पे स्क्वायर है, इसलिए दोनों कभी भी सजातीय पद नहीं होगा, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर ab और यहाँ पर ac, यहाँ पर bc, सभी टर्म बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है। यानी इसमें अलग से कुछ जोड़ने वाली बात है ही नहीं, मतलब ये पूरा ये आंसर ही हो गया, यही आंसर, इसमें और कुछ बदलाव नहीं होगा। 9 में देखिए ab, abc, bcd, cd, कोई भी टर्म जैसा नहीं है, सब में कुछ न कुछ अंतर है, सब अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई सजातीय पद नहीं है, इसमें भी कुछ बदलाव नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। उस तरह 10 नंबर में देखिए, यहाँ पे तीनों में abc है, लेकिन इसमें a स्क्वायर है, इसमें b स्क्वायर है, इसमें c स्क्वायर है, मतलब तीनों विजातीय पद है, किसी में किसी तरह की समानता नहीं है।
कि यही आंसर हो जाएगा, यही इसका योगफल होगा। ये इस तरह से आसान हो जाएगा। ये छोटा सा वीडियो है जोड़ से संबंधित। अब इसमें आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें जरूर बताइए। हम उसको यदि जरूरत पड़ी तो और विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। ये छोटी सी नॉलेज है जोड़ के संबंध में, अलजेब्रा के जोड़ के संबंध में, लेकिन इसमें यदि थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है तो आगे के कॉन्सेप्ट समझने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए एक छोटे से वीडियो के तहत हमने ये जोड़ बताया। यदि इसमें जरूरत होगा तो हम और एक्सप्लेन करेंगे, और नहीं तो इसके बाद की वीडियो योगफल के बारे में बताएंगे। छोटे छोटे वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी मूलधन की पूंजी बड़ी हो जाएगी, फिर समझना भी आसान हो जाएगा। धन्यवाद।